मैं जब पैदा हुई तो मेरी माँ ने सिर्फ आंखों में आंसू लिए मुझे देखा था और मेरे पिता ने मुंह मोड़ लिया था। वो चेहरा जो हर कोई पहली बार देखकर खुशी से चमक उठता है, मेरे पिता के लिए शर्मिंदगी बन गया। मेरी माँ की आंखों में हैरत नहीं, डर था, जैसे वो पहले से जानती हो कि मेरी पैदाइश उनकी जिंदगी में और कितनी नफरतों के दरवाजे खोलने जा रही है। मेरी माँ सांवले रंग की थी, लेकिन मैं उनसे भी कई ज्यादा काली पैदा हुई। वो कहते हैं ना कि कुछ बच्चे अपने साथ भगवान का आशीर्वाद लेकर आते हैं और कुछ कलंक का बोझ समझे जाते हैं। मुझे देखकर मेरे बाप ने माँ पर बरसना शुरू कर दिया था। अपने जैसी काली लड़की पैदा की है, शर्म नहीं आई? मैं तो कुछ समझने के काबिल भी नहीं थी, लेकिन मेरी जिंदगी के पहले शब्द मेरे लिए एक इम्तिहान बन चुके थे। माँ चुप रही, आंखें झुका ली, जैसे वो कई रंगत की सजा सुनने की आदी हो। वो जानती थी कि ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का तमाशा है। मेरे पिता का कारोबार था, लेकिन कुछ खास पढ़ाई लिखाई नहीं थी। अम्मा पढ़ी लिखी थी, खुददार थी, लेकिन सांवली रंगत उनके वजूद पर जैसे दाग समझी जाती थी। माँ की शादी भी पिताजी की मर्जी से नहीं, दादी की मर्जी से हुई थी। उन्होंने कहा था, अगर जमुना से शादी नहीं की तो जायदाद से हाथ धोना पड़ेगा। मेरे बाप ने जायदाद के लालच में हाँ कर दी, लेकिन कभी भी दिल से इस रिश्ते को नहीं अपनाया। जब मैं जरा होश संभालने लगी तो सब बातें कानों में पड़ने लगी। दादी चाचा सब कहते, ये तो माँ से भी काली निकली, बिल्कुल कलंक का पुतला। मेरी कजिन्स भी मेरा मजाक बनाती। एक दिन मेरी कजिन निशा ने कहा, गुड़िया, तुम्हारे पापा ने तुम्हें देखकर तुम्हारी माँ को छोड़ दिया था। तुम जैसी बेटी हो तो वो वापस क्यों आएगा? मैं चुप कर माँ से पूछती, माँ, क्या सच में पापा मेरी वजह से चले गए? माँ चुप हो जाती। उनकी आंखों में वो जवाब होता जो जुबान नहीं दे पाती। माँ का सुकून चीखों से बुलंद था। मैं समझ जाती, मेरे वजूद का हर दिन माँ के लिए सजा था। मेरे पिता ने मुझे कभी गोद में नहीं उठाया, कभी मेरी आंखों में झांक कर वो प्यार नहीं दिया जिसे हर बच्चा हकदार होता है। वो शहर चले गए और सुना कि दूसरी शादी कर ली। हम दादा दादी के साथ रहते थे, लेकिन वो भी वक्त के साथ चले गए। दादा की जमीन का पैसा आता तो गुजारा होता था, लेकिन जब वो भी खत्म हुआ तो माँ ने घर पर बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चे मेरी तरफ देखकर हंसते और माँ का दिल कटने लगता। एक दिन माँ बोली, गुड़िया, मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगी। मैंने पूछा, क्यों माँ? तो उन्होंने सिर्फ मेरे बालों पर हाथ फेरा और कहा, तू कुछ ज्यादा ही सुनने लग गई है। बस मैं समझ गई। माँ ने फिर सिलाई करना शुरू किया। अमीर घरों के कपड़े लेती, सिलाई करती और हम दोनों का पेट पलता। माँ सिलाई मशीन पर बैठी रहती और मैं कोने में बैठकर उन्हें देखती रहती। मुझे लगता था कि वो सिलाई नहीं कर रही, अपनी किस्मत को हर रोज धागे में सिल रही है। मैं स्कूल जाती, लेकिन वहां भी वही तमाशा, काली काली, जैसे मेरा नाम ही कोई सजा हो। एक दिन लड़कियों ने मेरा बस्ता छीन कर कहा, तेरा चेहरा देखकर तो हमारा दिन भी खराब हो जाता है। मैं रोते हुए घर आई। माँ से कहा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। माँ ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, पढ़ाई तुम्हारे लिए हथियार है, तुम हार नहीं सकती हो गुड़िया। माँ की ये बात मैंने दिल में बिठा ली। मैं पढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। दिल जख्मी होता रहा, लेकिन आंखें तेज होती गईं। बचपन मेरी सांसों से ज्यादा कड़वी बातों से भरा था। मैंने माँ की झुकी कमर देखी थी, आंसू देखे थे, वो लम्हे देखे थे जब वो रात गए सिलाई करके थक कर कुर्सी पर ही सो जाती थी। वो मेरी माँ थी और मैं उनकी बेटी, दोनों काली, दोनों कमजोरी समझी जाने वाली, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत। जब सपने मुंह मोड़ लिया करते थे, मेरी माँ ने मुझे सिखाया, गुड़िया, असली खूबसूरती वो है जो दिखाई नहीं देती, जो दिल में छुपी होती है। और मैंने वो खूबसूरती अपनी माँ से सीखी। जब मैं माँ की बात मानकर दोबारा स्कूल जाना शुरू किया तो खुद को किसी जंग में भेजने के जैसे लगता था। हर दिन एक नया युद्ध, नई बातें, नई हंसी। पहली क्लास से लेकर हर अगली क्लास तक मेरे साथ सिर्फ किताबें नहीं, ताने भी बढ़ते गए। एक दिन जब मैं पहली बार स्कूल के फंक्शन में हिस्सा लेने गई तो मेरी खुशी जल्दी ही मिट्टी में मिल गई। ड्रामा के लिए मुझे सिर्फ पेड़ बनने का रोल दिया गया, वो भी बिना किसी डायलॉग के। मैंने मैडम से पूछा, मैं कुछ बोल सकती हूँ? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारी शक्ल ऐसी है, बस साइलेंट रोल ही अच्छा लगेगा तुम पर। उस शाम घर आकर मैं खामोशी से बैठ गई। माँ ने पूछा, क्या हुआ, कुछ बोलती क्यों नहीं? मैंने कहा, माँ, सब कहते हैं कि मैं काली हूँ, कुछ भी नहीं बन सकती। माँ ने कुछ देर बाद कहा, अगर रंग से इंसान की कदर होती तो कोयले को कोई नहीं चुनता,
लेकिन हीरा भी उसी से निकलता है। हीरा बनो गुड़िया। मैंने माँ की बात को दिल में बिठा लिया, लेकिन ये बातें जल्दी दिल से नहीं जाती। एक दिन असेंबली में सबके सामने मेरे जूते फट गए। पीछे से एक लड़की ने जोर से कहा, ये तो काली भी है और गरीब भी, क्या करेगी अपनी जिंदगी में। सब हंसने लगे। मैं सिर झुकाकर खड़ी रही। कभी मेरा लंच चोरी हो जाता, कभी मेरी कॉपियां गायब कर दी जाती। मैं शिकायत करती तो टीचर कहती, तुम तो वैसे ही थोड़ी अजीब हो, तुम्हें ही कोई समझ नहीं पाता। अजीब सिर्फ इसलिए कि मेरी रंगत अलग थी। फिर एक दिन वो हुआ जिसने मुझे खुद पर यकीन दिलाया। 5वीं क्लास के एनुअल एग्जाम्स के रिजल्ट आए। मैं क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आई थी। टीचर ने मेरा नाम पुकारा और मैं जैसे सपने की तरफ कदम बढ़ाया। पूरी क्लास सन्नाटे में थी। वही लड़कियां जो रोज मेरा मजाक उड़ाती थीं, हैरानी से मुझे देख रही थी। लेकिन जैसे ही मैं अपनी कॉपी लेकर वापस जा रही थी, पीछे से किसी ने धीरे से कहा, नंबरों से क्या होता है, शक्ल तो वही है ना इसकी। मैं पलटी, पर कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंखों में आंखें डालकर देखा। ये पहली बार था जब मैं नजर ने नहीं चुराई। माँ को बताया तो वो बहुत खुश हुई। कहने लगी, देखा, पढ़ाई ने तुम्हें हिम्मत दी है और अब ये हिम्मत बुझने मत देना। पापा की तरफ से कोई खबर नहीं थी, लेकिन मैं भी उनकी यादों को कहीं पीछे छोड़ चुकी थी। मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर था, लेकिन जहां भी जाती तब भी लोग मुझे पहचानते, सिर्फ मेरे रंग से। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, आपकी बच्ची बहुत समझदार है, बस चेहरा थोड़ा साफ होता तो ब्राइट स्टूडेंट कहलाती। मुझे लगा जैसे वो मेरे नंबर नहीं, मेरे चेहरे को देख रही थी। 6ठी क्लास में एक नए लड़के ने मेरे साथ दोस्ती की कोशिश की। उसका नाम ऋतिक था। वो चुप रहता था, लेकिन हर रोज मेरी कॉपी देखता और काम की तारीफ करता। एक दिन बोला, तुम काली हो, मगर तुम जैसी भी हो वैसी कोई नहीं है। उसी दिन मुझे पहली बार लगा कि कोई रंग से हटकर भी मुझे देख सकता है। लेकिन ये छोटी सी खुशी भी जल्दी ही खत्म हो गई। कुछ दिन बाद उसके एक दोस्त ने सबके सामने कहा, ऋतिक तो उससे दोस्ती इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके नंबर अच्छे हैं, वरना उसे कौन देखेगा। ऋतिक ने कुछ नहीं कहा, वो चुप रहा और कुछ दिन बाद वो भी दूर हो गया। मुझे समझ आ गया, लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। मुझे अपने लिए बदलना होगा, माँ के लिए और उन सब के लिए जो सिर्फ बाहरी चीजों को महत्व देते हैं। मैंने प्रिंसिपल की बात को चुनौती बना लिया। हर एग्जाम में टॉप किया, स्कूल के मुकाबलों में हिस्सा लिया, लेकिन मुझे हमेशा पीछे धकेला जाता। अब मैं उनसे डरती नहीं थी। मैं वो गुड़िया बन चुकी थी जो हर ताने का जवाब खामोशी से अपनी काबिलियत से देती थी, जो समझ चुकी थी कि पढ़ाई सिर्फ डिग्री नहीं, ताकत है। ऐसी ताकत जो किसी का चेहरा नहीं देखती। स्कूल की कामयाबी ने मेरी माँ की आंखों में थोड़ी चमक जरूर पैदा करती थी, लेकिन हमारी गलियों में चमक सिर्फ रंगत की जलती थी। माँ ने चाहा कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूं, लेकिन अब एक और तूफान आकर खड़ा हो गया। मेरी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, लोगों की नजरें और बातें बदलने लगीं। पहले सिर्फ मजाक उड़ाया जाता था, अब तरस भी खाने लगे और राय देने लगे। एक दिन बुआ घर आई, हाथ में पापड़ का पैकेट था और जुबान में जहर। माँ ने उन्हें कायदे से बैठाया तो वो बोली, जमुना, अब सोच लो, लड़की बड़ी हो गई है, ऐसी सूरत और ऐसी किस्मत के साथ कोई राजकुमार तो नहीं आएगा। कोई तलाकशुदा या फिर बूढ़ा मिल जाए तो शादी कर देना, वरना कल को कोई बोलने वाला भी नहीं बचेगा। माँ ने नजरें नीचे कर ली, जवाब नहीं दिया, सिर्फ चाय बनवाने के लिए मुझे आवाज दी। मैं जैसे ही कमरे में घुसी, बुआ ने एक नजर मुझ पर डाली और फिर मुंह फेर लिया। बोली, इसी से पूछ लो क्या चाहती है, या तो सारी उम्र कमर तोड़ती फिरे या किसी के घर चली जाए। मैं सुनकर हंसी नहीं, बस चाय दी और खामोशी से बातें बर्दाश्त करती रही। कुछ दिन बाद माँ ने बताया कि बुआ एक रिश्ता दिखाने वाली हैं। माँ ने कहा, लड़का पहले से शादीशुदा था, तलाक हो गया है, लेकिन अब नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। मैंने कुछ भी नहीं कहा। माँ ने पूछा, गुड़िया, अगर लड़का तुमसे उम्र में बड़ा हो लेकिन सलीके वाला हो तो क्या तुम तैयार हो? मैंने धीरे से कहा, माँ, अगर आपको लग रहा है कि वो इंसान है तो मैं इनकार नहीं करूंगी। कुछ दिन बाद वो लोग आए, सादे से कपड़ों में थे, मगर उनके लहजे में गुरूर था। लड़के की माँ ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने नजरें नहीं चुराई, बस अपनी माँ के बराबर खामोशी से खड़ी रही। कुछ देर बाद जब चाय खत्म हुई तो वो बोली, रंग तो बहुत काला है, हमारे परिवार में सब लोग गोरे हैं, कल को अगर औलाद हो गई तो फिर यही रंगत आएगी। हमें माफ करिए, हमारे लिए ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। मैंने माँ की तरफ देखा, उनका चेहरा दर्द से भरा था।
लेकिन कुछ नहीं कहा। मेहमान उठे और चले गए। दरवाजा बंद करके माँ अंदर आई, मुझसे लिपट कर बोली, बेटी तू दिल से साफ है, बाकी सब फालतू बातें हैं। भगवान सब ठीक करेगा, रिश्तों की लाइन लगेगी। बुआ हर दूसरे तीसरे हफ्ते किसी को ले आती, कभी कोई तो कभी कोई। कोई 60 साल का बिधुर जिसके 6 बच्चे पहले से होते। सब आते, मुझे देखते और बात खत्म कर देते। एक रोज एक परिवार आया जो काफी अमीर लगता था। उनके साथ जो मर्द आया वो करीब 40 साल का होगा। बातों से लगा जैसे सब अच्छा है। थोड़ी देर बाद उसने मेरी तरफ देखा और आंखों में नफरत सी आ गई। फिर उसने बुआ की तरफ मुंह करके कहा, यह आपने कैसी लड़की दिखाई है, इतनी काली। मैं तो यहाँ अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए शादी करना चाहता था, ना कि रंग बिगाड़ने के लिए। माफ करिए, लेकिन मेरी पसंद कुछ और है। बुआ ने हंसी में बात उड़ा दी। अरे छोड़ो भी, शक्ल ही तो है, बाकी तो सब परफेक्ट है। उसने जवाब दिया, नहीं, शक्ल ही सब कुछ होती है। ये सुनकर माँ के हाथ कांपने लगे। मैं चुप रही। अब समझ चुकी थी कि हर बार यही होगा। लोग आएंगे, देखेंगे और रंगत को देखकर ताने देकर चले जाएंगे। फिर एक रोज बुआ ने कहा, अब तो लगता है इसकी किस्मत भी काली हो गई है। ऐसी शकल और ऐसा नसीब दोनों मिलकर कुछ नहीं बनेगा। माँ ने गुस्से में कहा, तुम हर बार ये क्यों कहती हो? भगवान ने जो भी दिया है उसमें शिकायत क्यों? बुआ तिलमिला गई। अच्छा, तो अब मैं गलत हो गई? ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। ये रंग लेकर क्या करेगी? कौन करेगा इससे शादी? कोई अच्छा भला भी होगा ना, तो वो भी भाग जाएगा। मैं चुप हो गई, जैसे अब इनकार करने की भी हिम्मत नहीं बची थी। माँ ने मुझे सामान्य स्वर में कहा, गुड़िया, अगर तुम चाहो तो मैं इनकार कर दूं, आगे जो भी रिश्ते हैं। मैंने कहा, माँ मैं बस पढ़ना चाहती हूँ, भगवान की जब मर्जी होगी तब वही सही फैसला करेगा। इसी दौरान मैंने इंटरमीडिएट में स्कूल में एडमिशन ले लिया। क्लास का माहौल कुछ अलग था, लेकिन पुरानी बातें पीछा नहीं छोड़ती थी। यहाँ भी कुछ लड़कियां पीछे से चुपके चुपके ताने कसती, ये वही है ना, इसके रिश्ते बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं रंगत की वजह से। मैंने पढ़ाई पर ध्यान दिया, लेकिन अंदर कहीं खालीपन भरने लगा था। जिंदगी जैसे बार बार याद दिलाती थी कि तुम बस चेहरा हो और वो चेहरा पसंदीदा नहीं है। एक दिन स्कूल से आते वक्त मैंने माँ से पूछा, माँ क्या सच में रंग इतनी बड़ी बात होती है? माँ ने कहा, बेटी रंग तो मिट्टी का है, असली चमक तो ईमान और किरदार की होती है। लेकिन ये दुनिया अंधी है, सिर्फ बाहर का देखती है। मैंने वो रात खामोशी से गुजारी, सोचते हुए कि क्या सच में इस दुनिया में कोई ऐसा होगा जो बाहर नहीं अंदर देखेगा, जो मेरी समझदारी मेरी सच्चाई को समझेगा। ये सवाल मेरे दिल में एक जगह ठहर गया और मैंने तय किया, जब तक जवाब नहीं मिलता मैं बस आगे बढ़ती रहूंगी। रिश्ते आते रहे और हर बार मेरी पहचान को जैसे किसी अदालत में खड़ा करके फैसला सुना दिया जाता, तो दिल में खामोशी गहरी होती चली गई। माँ अब रिश्तों की बातें छुपाने लगी, लेकिन बातें छुपती कहाँ थी। मोहल्ले की औरतें, स्कूल की लड़कियां और सबसे बढ़कर बुआ, उन सबकी नजरें मुझसे अंदर से चीरने लगी। एक शाम माँ ने आवाज दी, कपड़े बदल कर आओ, कुछ मेहमान आ रहे हैं। मैंने कपड़े निकाल कर रख दिए, मगर दिल में हलचल थी। अब हर नए चेहरे का मतलब होता था एक नया इनकार, एक नया ताना। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चुपचाप कमरे के कोने में जा बैठी। आने वाले रिश्ते की बात खत्म हुई तो हमेशा की तरह वही बातें माँ को सुननी पड़ी। लड़की तो अच्छी है, लेकिन रंग, हमें तो परिवार में ऐसी रंगत की कोई नहीं चाहिए। रात को बुआ घर आई। माँ चुप रही, लेकिन बुआ ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। जमुना, सच कहूँ, जैसा रंग ले आई है ना, वैसा नसीब भी है। ये किस्मत नहीं खुलेगी, चाहे दर्जन भर रिश्ते दिखा लो। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी। एक लंबा सन्नाटा लगा, जैसे मेरी सांसें बंद हो गईं। उसी दिन पहली बार दिल में मौत का ख्याल आया, जैसे इस दुनिया में मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। मैं कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। सोचने लगी कि अगर मैं चली जाऊं तो किसी को फर्क पड़ेगा क्या? माँ सुकून से जी पाएगी क्या? बुआ को सुकून मिल जाएगा कि उनका ताना असर कर गया? मैं खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। नीचे सन्नाटा था। कुछ पल को लगा जैसे सुकून की तलाश का यही एक रास्ता है, लेकिन फिर दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई। गुड़िया बेटा, सब ठीक तो है ना? माँ की आवाज में परेशानी छुपी नहीं थी। मैंने कुछ लम्हों के बाद दरवाजा खोला। माँ ने मुझे देखा और गले से लगा लिया, जैसे सब जान गई हो। फिर धीरे से बोली, देखो बेटा, जिंदगी दुख देती है,
लेकिन उसे खत्म करने का अधिकार सिर्फ भगवान के पास है। इसीलिए शिकायत मत करो, सिर्फ प्रार्थना करो। प्रार्थना किस्मत का रुख मोड़ देती है। माँ मेरे कंधे से लगी रही। वो बोलती रही, भगवान से मांगो, शिकायत ना करो। वो सब देख रहा है, सुन रहा है। तुम आज रो लो, लेकिन कल उठकर फिर से उनके आगे झुकना। अगली सुबह मैंने यही किया। मैंने भगवान से कहा, मुझे नहीं पता मुझ में क्या कमी है, पर तुम जानते हो। बस मैं इतना चाहती हूँ कि जो मुझे दिल से चाहे उसी को मेरी किस्मत में लिखना। जो मेरी सूरत नहीं, मेरी आत्मा देखे। उस दिन के बाद मैंने जिंदगी को एक और नए नजरिए से देखना शुरू किया। स्कूल गई तो वही पुरानी नजरें थी, पर अब मैं रुकती नहीं थी। एक दिन प्रिंसिपल सर ने मुझे बुलाया। कहने लगे, गुड़िया, बोर्ड के टॉपर्स में तुम्हारा नाम आया है, बधाई हो। उनके चेहरे पर हैरानी थी, खुशी नहीं। लेकिन मैं सिर्फ माँ को खबर देना चाहती थी। घर पहुंची तो माँ को बताया। उन्होंने सीने से लगाकर आशीर्वाद दिया। कुछ दिन बाद स्कूल के एक इवेंट में मुझे अवार्ड के लिए बुलाया गया। जब स्टेज पर गई तो पीछे से किसी ने कहा, देखो, अवार्ड लेने जा रही है, जैसे कोई हीरोइन हो। मैं पलटकर नहीं देखी, सीधा आगे गई। अवार्ड लिया। उसी दिन पहली बार मेरी तस्वीर अखबार में आई। कुछ ने तारीफें की तो कुछ ने कहा, ज्यादा फोटोशॉप से क्या होगा, असल में तो कोई और ही लगती है। घर आकर मैंने माँ को अखबार की कटिंग दिखाई। वो बोली, बस यही चाहती थी मेरी बेटी की इज्जत हो। आंटी आई तो अखबार देखा, हंसने लगी और बोली, फेमस हो गई रे जमुना, फेमस होने से शादी नहीं होती, असली बात तो नसीब है, और वो तुम देख ही रही हो कैसा है। मैंने जवाब में सिर्फ एक बात कही, जो भगवान ने नसीब में लिखा है उसे कोई नहीं जानता। अब मैंने एक तरह से खुद को भगवान के हवाले कर दिया था। इसलिए कुछ हफ्ते पहले तक जो दिल मायूसी से डूबा हुआ था, अब वही दिन उम्मीद से भरा था। माँ ने महसूस किया कि मेरे लहजे में तल्खी कम हो गई है। आंखों में अब खामोशी की बजाय थोड़ी रोशनी दिखती है। मैं पहले की तरह सिर्फ सवाल नहीं करती थी, कुछ जवाब भी ढूंढने लगी थी। माँ का काम में हाथ बटाती, कपड़ों की कतरन अच्छे से रखती, सिलाई मशीन का धागा सही करती, हिसाब किताब में मदद करती। माँ ने एक रोज कहा, आप तो मेरी बेटी नहीं, मेरी सहेली लगती हो। कभी मैं थक जाऊं तो तुझसे बात करके सारा बोझ हल्का हो जाता है। हमारा गुजारा मामूली था, लेकिन गुजारा हो रहा था। मोहल्ले की औरतें कपड़े सिलवाती और माँ बड़ी मेहनत से काम करती। उन दिनों बड़ी मालकिन के घर से कपड़े आए। उनकी नौकरानी आई और बोली, बड़ी मालकिन कह रही थी कपड़े वक्त पर तैयार करके सही से पहुंचा देना। माँ ने काम जल्दी शुरू कर दिया। वो जानती थी कि अगर काम पसंद आ गया तो भविष्य में और काम मिल सकता है। माँ 2 दिन तक लगातार सिलाई करती रही। मैं भी उनके साथ कपड़े प्रेस किए, बटन लगाए, किनारे सीधे किए। माँ ने कहा, ये कपड़े वक्त पर देने होंगे गुड़िया, मेरे साथ चलोगी? घर खाली छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। मैं एक पल सोचकर फिर माँ के साथ जल्दी निकल पड़ी। हम जैसे ही गली के कोने तक पहुंचे, बुआ की बेटी सामने से आती नजर आई। उसने दूर से ही आवाज लगाई, कहाँ जा रही हो? अपनी उस राजकुमारी को लेकर? और कोई तमाशा करवाना बाकी रह गया है क्या? माँ ने मेरे हाथ को मजबूती से थाम लिया। बिना कुछ कहे हम आगे बढ़ गए। मैंने सिर्फ इतना कहा, भगवान सब देख रहा है बेटी, ये दुनिया कुछ भी नहीं समझती। बड़ी मालकिन का घर किसी महल से कम नहीं था। दरवाजा खुला तो मैं चारों तरफ नजर दौड़ाने लगी। साफ सुथरा फर्श, खूबसूरत पर्दे और हर तरफ तरतीब की झलक। बड़ी मालकिन ड्राइंग रूम में बैठी थी। मैंने उन्हें नमस्ते किया। कपड़े लेकर आई हूँ, वक्त पर तैयार किए हैं। उन्होंने नजरें उठाई और बैठने के लिए कहा। जैसे ही माँ नीचे बैठने लगी, उन्होंने कहा, नीचे क्यों बैठ रही हो, सोफे पर बैठो। माँ कुछ हिचकिचाई लेकिन बैठ गई। मालकिन ने मुझे देखा, ये तुम्हारी बेटी है? माँ ने सर हिलाया। जी, मेरी बेटी गुड़िया अच्छी है, समझदार लगती है। बड़ी मालकिन ने इतना कहकर नौकरों को आवाज दी, चंपा, सिद्धार्थ के लिए खाने की तैयारी करो। वो आ जाए तो देर नहीं हो। जानती हो ना कि वो देरी बर्दाश्त नहीं करता। ये बात सुनते ही मेरे दिल में ख्याल आया, सिद्धार्थ इस घर का बेटा है। दिल में सवाल उठे पर जुबान पर कुछ न आया। मैं कपड़े दिखाने में व्यस्त हो गई। मैंने मौका देखकर आसपास का जायजा लेना शुरू किया। लॉन की तरफ निकली तो फव्वारे की आवाज सुनाई दी। मैं नजारों में खो गई जब अचानक किसी से टकरा गई। एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, अंधी हो गई हो, देखकर नहीं चल सकती? मैंने सर उठाकर देखा, वही था, शायद सिद्धार्थ। बात जैसी तेज नजर और सख्त लहजा। मैं सहम गई, एक तरफ होकर खड़ी हो गई। उसने मेरे चेहरे को कुछ लम्हे देखा, फिर बिना कुछ कहे अंदर चला गया।
मैं वापस माँ के पास गई। बड़ी मालकिन हिसाब कर रही थी और माँ खुश थी कि काम पसंद आ गया। वापस आते हुए माँ ने कहा, बेटी, कुछ देर सब सहना पड़ता है, फिर भगवान सब आसान कर देता है। मैं चुप रही। दिल में एक अजीब सी उलझन थी। बहरहाल अब मैं माँ के साथ हर काम में शामिल रहती, सिलाई में, खरीदारी में, हिसाब किताब में। हम दोनों मिलकर जैसे जिंदगी को सिलाई मशीन की तरह चलाते थे। धागे कभी उलझते तो कभी सीधे हो जाते, लेकिन अब एक बात तय थी कि प्रार्थना की ताकत को मैंने महसूस कर लिया था। कपड़े माँ ने वक्त से पहले सिलाई करके रख दिए थे। एक शाम जब सूरज ढलने लगा तो माँ ने कहा, गुड़िया, तैयार हो जाओ, बड़े घर जाना है कपड़े देने। मैंने दुपट्टा ठीक किया, चुपचाप माँ के साथ निकल पड़ी। ये दूसरा मौका था जब हम बड़ी मालकिन के महल नुमा घर जा रहे थे, लेकिन इस बार माँ के चेहरे पर भरोसा था। बड़ी कोठी का गेट खुला तो अंदर नौकरानी ने स्वागत किया। बड़ी मालकिन हॉल में थी। माँ ने सिर हिलाया और मैं उनके पीछे पीछे अंदर चली गई। हॉल में मालकिन सफेद कपड़ों में शीशे के गिलास में पानी लिए बैठी थी। हमें देखकर मुस्कुराई। आओ जमुना, बहुत अच्छे वक्त पर आ गई हो तुम। माँ ने नमस्ते किया। जी, कपड़े पूरे सिल दिए हैं। आपका ऑर्डर था ना, वक्त पर देना है। मालकिन ने सोफे की तरफ इशारा किया। यहाँ नीचे क्यों बैठने लगी हो, सोफे पर बैठो, तुम मेहमान हो। माँ हिचकते हुए बैठ गई। मालकिन ने नौकरानी को आवाज दी, देखो खाना तैयार हुआ है या नहीं। सिद्धार्थ आ गया तो शोर मचाएगा, उसका हर काम वक्त पर होना चाहिए। सिद्धार्थ, ये नाम सुनकर दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। कुछ दिन पहले जिस इंसान से टकराई थी, शायद वही होगा। मालकिन कपड़े देखने लगी। मैं उनके सामने थी, खामोशी से पास में खड़ी। तभी दरवाजा धड़ाक से खुला और एक तेज कदमों की आहट आई। सिद्धार्थ अंदर दाखिल हुआ। ऊंची आवाज में बोला, चंपा, मेरे जूते कहाँ हैं? और मोबाइल कौन ले गया मेरी टेबल से? बड़ी मालकिन ने सिर उठाकर कहा। सिद्धार्थ, आवाज नीचे, मेहमान आए हुए हैं, जमुना और उसकी बेटी है। सिद्धार्थ ने मेरी तरफ एक नजर डाली, फिर एक लम्हा रुक कर तेजी से बोला, ये तो वही है जो उस दिन मुझसे टकराई थी। आंखें बंद थी क्या? मेरा दिल धक्क से रह गया। मैं नजरें नीचे कर चुकी थी। बड़ी मालकिन ने कहा, सिद्धार्थ, ये कौन सा तरीका है? मेहमान से ऐसे बात नहीं करते। वो खामोश हो गया, लेकिन मेरी तरफ देखता रहा। उसकी नजरें जैसे किसी सवाल में थीं और दिल जवाब देने से डरा हुआ। मैं एक कदम पीछे हटकर माँ के बराबर बैठ गई। मालकिन ने सिद्धार्थ से कहा, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, तुमसे बाद में बात करूंगी। सिद्धार्थ के जाने से पहले एक बार फिर उसने मेरी तरफ देखा, फिर कमरे से निकल गया। वापसी पर मैं चुप थी। कुछ दूरी तय करने के बाद माँ बोली, क्या हुआ था अंदर? तुम डर गई थी? मैंने धीरे से कहा, कुछ नहीं माँ, बस आवाज तेज थी। रात को जब सब सो गए तो मैं छत पर गई। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। मैंने भगवान से कहा, मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा होगा भी या नहीं जो मेरे चेहरे के पीछे मेरे दिल को पहचान सके। नहीं जानती कि सिद्धार्थ मेरे मुकद्दर से जुड़ा होगा या नहीं, बस इतना जानती हूँ कि प्रार्थना खाली नहीं जाती, जो मांगा है वो जरूर मिलेगा। उस रात के बाद मेरे अंदर कोई नया सवाल जन्म लेने लगा। दिल में एक बेचैनी थी जिसका न कोई नाम था न चेहरा, बस वो ख्याल जो बार बार उभर कर आता, सिद्धार्थ। मैंने खुद को कई बार समझाया, लेकिन वो ख्याल मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता था। अगले दिन जब माँ काम में व्यस्त थी, मैं कपड़ों की तह लगाते हुए ख्यालों में खो गई। मन में वो पल बार बार उभरता जब सिद्धार्थ ने मुझे घूर कर देखा था और बिना कुछ कहे पलट गया था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन चुपचाप उसने मेरे अंदर शोर मचा दिया था। मैंने सिर झटका अपने आप से कहा, क्या पागलपन है गुड़िया, तुम कहाँ और वो कहाँ? खुद ही हंसती हुई दिल के अंदर एक चुभन सी महसूस हुई। दोपहर में माँ ने कहा, गुड़िया, कल बड़ी मालकिन के यहाँ दोबारा जाना है, वो कुछ और कपड़ों की सिलाई देना चाहती हैं। मैं चौंक कर माँ को देखने लगी। कल? माँ बोली, हाँ, कह रही थी कि कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए ही कपड़े जल्दी चाहिए। मैंने कुछ कहे बिना सिर हिला दिया, लेकिन दिल में बेचैनी उठने लगी। अगले दिन हम कोठी की तरफ गए। दरवाजे से अंदर गए तो नौकरानी ने कहा, मालकिन मेहमानों के साथ बैठी है, वहीं चलिए। माँ ने मुझे देखकर कहा, चलो साथ में चलते हैं। लॉन में मालकिन एक दरमियानी उम्र की औरत और एक जवान लड़की के साथ बैठी थी। हमें देखकर उन्होंने बड़े ही खुश होकर कहा, जमुना, आओ, तुमसे कुछ खास काम है। माँ ने उन्हें नमस्ते किया। मालकिन, कपड़े ले आई हूँ, आपका हुक्म था। तो मालकिन ने बात काटी, कपड़े बाद में, पहले एक और बात सुन लो।
ये मेरी कजिन है शकुंतला और उसकी बेटी नम्रता। सिद्धार्थ के लिए हम कुछ रिश्ते देख रहे थे तो इन्हें बुलाया है। तुम जानती हो, हम सब चाहते हैं कि सिद्धार्थ के लिए एक अच्छी पढ़ी लिखी सुलझी लड़की हो। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। एक पल को लगा जैसे मैं कुछ सुन ही नहीं पाई हूँ। माँ ने भी शायद महसूस किया। मेरा हाथ धीरे से थाम लिया। मालकिन बोलती रही, नम्रता बहुत प्यारी बच्ची है, मेडिकल की पढ़ाई कर रही है और तुम तो जानती हो हम चाहते हैं कि सिद्धार्थ की शादी जल्दी हो जाए। माँ कुछ नहीं बोली। मैं भी चुप खड़ी रही। वो लम्हा जैसे मेरे अंदर कुछ तोड़ गया। वापसी पर माँ ने पूछा, गुड़िया तुम ठीक हो? मैंने कहा, हाँ माँ, बस थकान लग रही है। घर आकर मैंने माँ के सामने खुशी का दिखावा किया। बहुत अच्छी लड़की थी वो नम्रता, बिल्कुल सिद्धार्थ के लायक। माँ ने मेरी आंखों में झांक कर पूछा, सच कह रही हो? मैंने नजरें चुरा ली। जी, सच कह रही हूँ, लेकिन रात को जब सब सो गए मैं जागती रही। दिल में दर्द था लेकिन जुबान पर सिर्फ प्रार्थना, भगवान अगर वो मेरी किस्मत में नहीं तो मेरे दिल से उसका ख्याल निकाल दो। मैं किसी के लिए सपना नहीं बनना चाहती जो पहले ही किसी और के लिए जाग रहा हो। अगले दिन माँ ने देखा कि मैं देर तक चुप रही। वो बोली, कोई बात है? मैंने कहा, नहीं माँ, बस कुछ सोच रही हूँ। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। कभी कभी प्रार्थना पूरी होने से पहले परीक्षा आती है। मैं चुपचाप माँ के शब्दों को याद रखे रही। दिल में उलझन थी, उम्मीद भी थी, जिसने मुझे संभाले रखा था। मैं जानती थी कि ये ख्याल बिना मकसद के हो सकते हैं, लेकिन दिल का क्या करूं? वो तो बिना इजाजत किसी के बारे में भी सोचने लगता है। मैं खुद को बहुत समझाती रही कि दिल को रोकना सीखो, लेकिन वो ख्याल बार बार लौटता था। वही खामोश सा चेहरा, वही तेज लहजा, वही गहरी नजरें। अब मेरे मन ने सिद्धार्थ के नाम के साथ कुछ और जोड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं हमेशा यही सोचकर खुद को टोक देती, मेरा उससे क्या रिश्ता? वो एक दूसरी दुनिया का इंसान है और मैं उसकी दुनिया की नहीं हूँ। उसी दिन माँ मोहल्ले की औरतों के लिए कुछ कपड़े तैयार कर रही थी। मैंने सारी कतरनें ठीक से रख दी, सिलाई पूरी की और अपना बैग तैयार करने लगी। एग्जाम पास में थे और मुझे पूरे ध्यान से पढ़ाई करनी थी, लेकिन सच तो ये है कि मन थोड़ी देर बाद ही दरवाजे पर जा पहुंचता। क्या वो वाकई नम्रता से शादी करेगा? क्या वो मालकिन की पसंद को मन से मानेगा? शाम ढली, रात गहरी हुई। माँ और मैं खाने के बाद चाय पीने बैठे ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने चौंक कर मुझे देखा। इस वक्त कौन हो सकता है? मैंने कहा, शायद कोई मोहल्ले वाला हो। माँ दरवाजे की तरफ गई और जैसे ही दरवाजा खोला कुछ लम्हों के लिए पत्थर सी हो गई। दरवाजे पर मालकिन खड़ी थी, उनके साथ वही चेहरा, सिद्धार्थ। बड़ी मालकिन ने माँ को देखकर कहा, अंदर आने को कहो यमुना, बाहर खड़े होना अच्छा नहीं लगता। माँ ने तुरंत दरवाजा खोला और कायदे से कहा, जी जी अंदर आइए। मैं अंदर बैठी सब सुन रही थी। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, जैसे कोई अनदेखा लम्हा मेरी तरफ बढ़ रहा हो। बड़ी मालकिन और सिद्धार्थ अंदर आए। मैं चुपचाप कोने में खड़ी हो गई। बड़ी मालकिन ने माँ के सामने बैठकर बात शुरू की, जमुना, हम किसी और मकसद से नहीं आए। मैं सीधी बात करती हूँ। हम गुड़िया के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, मेरे बेटे के लिए। कमरे में खामोशी छा गई। माँ कुछ पल को झटका लगा, फिर भी यकीन से बोली, आप मेरे लिए मतलब सिद्धार्थ के लिए, मेरी बेटी के लिए? बड़ी मालकिन ने सिर हिलाया, जी हाँ, यही सच है। सिद्धार्थ खामोश बैठा था पर उसकी नजर मेरी तरफ थी। मैं आकर नीचे बैठ गई, लेकिन दिल की धड़कन अब सिर्फ सदा बन चुकी थी, धड़कन की सदा। माँ ने उलझन में कहा, मालकिन, सिद्धार्थ तो, वो तो नम्रता के साथ, आप तो कल ही उनका रिश्ता तय करने का सोच रही थी। मालकिन ने नरमी से जवाब दिया, हाँ सोचा था, लेकिन इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और ही है। मेरी सोच और मेरे बेटे की इच्छा में फर्क था और मैंने बेटे की बात को समझा। माँ के चेहरे का रंग बदल गया। मैंने देखा उनके हाथ कांप रहे थे। बड़ी मालकिन ने सिद्धार्थ की तरफ देखा, जैसे इशारा दे रही हो कि बात पूरी करो। सिद्धार्थ ने पहली बार होठ खोले। उसकी आवाज सुकून से भरी थी, आंटी, मैं जानता हूँ आप हैरान हैं, लेकिन मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ। मैं इस लड़की को पहली बार जब देखा था उस दिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार जब उसकी आंखों में देखा तो एक ऐसी खूबसूरती नजर आई जो आम नहीं होती। माँ ने गहरी सांस ली, मगर मेरी बेटी तो, वो तो, सिद्धार्थ ने माँ की बात काट कर कहा, आंटी, आपकी बेटी किसी राजकुमारी से कम नहीं। अगर लोग इसे नहीं समझ पाए तो ये उनकी कमी है। मैं उसकी खामोशी में उसकी गहराई देख चुका हूँ और मुझे यकीन है यही मेरे लिए सही है। बड़ी मालकिन बोली, जमुना,
मैं जानती हूँ कि तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुम्हें ये यकीन दिलाने आई हूँ कि ये फैसला दिल से है, दिखावे से नहीं। माँ की आंखों में नमी थी। वो कुछ लम्हों को चुप रही, फिर मेरी तरफ देखकर बोली, गुड़िया बेटा, कुछ कहना चाहती हो? मैं खड़ी हुई, कुछ कहना चाहा, लेकिन जुबान बंद थी। सिर्फ आंखों से माँ को देखा। माँ ने आंखों में जवाब पढ़ लिया। माँ ने बड़ी मालकिन की तरफ देखा। अगर ये फैसला आपके बेटे का है और आपकी रजामंदी भी है, तो मुझे इस पर कोई ऐतराज नहीं। मालकिन ने मुस्कुराकर सिद्धार्थ की तरफ देखा। उसने पहली बार मुझे ध्यान से देखकर मुझसे कहा, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी जिंदगी का हर दिन अच्छा बनाऊंगा। वो रात जो सदा सी थी, मेरे लिए किस्मत का एक नया दरवाजा बन गई। धड़कनों में छुपी हुई आवाज अब बुलंद हो चुकी थी और उसका जवाब भी मिल चुका था। अगली सुबह जब माँ ने रिश्ता तय होने की खबर सबको सुनाई, तो जैसे पूरे मोहल्ले में बिजली दौड़ गई। सबकी नजरें हैरत से फैल गईं और जुबानें जैसे एक साथ बोलने लगी। किसी ने कहा, ये तो सपना लगता है, तो किसी ने तेजी से ताना मारा, ऐसी लड़की के लिए कुछ तो गड़बड़ है। बुआ को तो जैसे मौका मिल गया। माँ के घर आते ही बोली, जमुना, पागल हो गई हो? ये अमीरजादे ऐसे थोड़ी ना आकर काली कलूटी से रिश्ता मांगते हैं। कुछ तो बात है। हो सकता है कोई शर्त हो, कोई मजबूरी हो। देख लेना, 2 दिन बाद छोड़ जाएगा। माँ ने तुरंत कहा, बिना समझे हुए फैसला मत किया करो। बड़ी मालकिन खुद आई थी और उनके बेटे ने खुद अपनी मर्जी से रिश्ता मांगा है। बुआ ने तड़प कर जवाब दिया, तो तुम्हें लगता है गुड़िया जैसी लड़की से कोई वैसे ही शादी करेगा? इतनी भी अंधी नहीं है जितना तुम समझ बैठी हो। मैं कमरे में बैठी हर बात सुन रही थी, लेकिन ये पहला मौका था कि उन बातों से मेरे अंदर वो पुराना जख्म नहीं उठा। मेरे अंदर कुछ नया, कुछ मजबूत जन्म ले चुका था। मैंने खुद से कहा, जो किस्मत में है उसे किसी की भी बातें मिटा नहीं सकती। 3 दिन बाद जब मालकिन ने फोन पर तारीख तय की, तो उन्होंने साफ कहा, सिद्धार्थ ने कहा है कि शादी शानदार होगी। साधारण शादी होने का सवाल ही नहीं। वो सबको दिखाना चाहता है कि उसने कौन सा फैसला किया है और सोच समझ कर किया है। माँ ने मेरी तरफ देखा, बेटा, सब कुछ बदल गया है, लेकिन तुम वैसे ही रहना, साधारण और मजबूत। मैंने सिर हिलाया। माँ, मेरे लिए सबसे कीमती बात यह है कि आपने मेरा हमेशा साथ दिया। कार्ड भेजे गए, मोहल्ले वालों को दावत दी गई। जिनके लिए मेरी रंगत हमेशा एक मजाक थी, अब वही हैरानी से पूछते, क्या वाकई वही लड़की है, वो गुड़िया? कुछ ने कहा, बड़ी पहुंची हुई बन गई है माँ बेटी, वरना ऐसे रिश्ते तो नहीं मिलते। कुछ ने चुपके से ताना मारा, अब देखते हैं कब तक चलता है। शादी की रस्म शहर के सबसे बड़े हॉल में रखी गई। जब मैंने पहली बार उस हॉल को देखा तो यकीन ही नहीं आया कि मेरी शादी इतने बड़े अंदाज में हो रही है। रोशनी से सजा हुआ माहौल, मेहमानों की चहक और फूलों की खुशबू हर तरफ बिखरी थी। मालकिन ने माँ को खुद आकर स्वागत किया। जमुना, तुमने बेटी को माँ बनकर नहीं, उसकी ढाल बनकर पाला है। आज तुम्हारी बेटी हमारी इज्जत है। मैं दुल्हन के कपड़ों में तैयार होकर आईने के सामने बैठी थी कि दरवाजा खुला और एक नौकरानी ने आकर कहा, बड़ी मालकिन बुला रही हैं, कोई खास मेहमान आए हैं। मैं कमरे से बाहर नहीं निकली, लेकिन दिल में बेचैनी सी थी। जब स्टेज के पास पहुंची तो अचानक मेरी नजरें किसी पर ठहर गईं। वो इंसान और कोई नहीं, मेरा बाप था, वही जिसने मेरी पैदाइश के बाद मुंह मोड़ लिया था और फिर कभी लौटकर नहीं देखा। माँ ने कुछ देर उन्हें देखा, फिर बड़ी मालकिन की तरफ देखा। मैंने उन्हें बुलाया है क्योंकि आज उनकी बेटी की जिंदगी का सबसे खास दिन है। जाते हुए माँ ने मुझे बताया, तुम्हारे पिता आए हैं और सिद्धार्थ ने खुद उन्हें दावत दी। मेरे दिल में हलचल सी मच गई, लेकिन गुस्सा नहीं था। वो दिन देखने जो शायद उन्होंने कभी मुमकिन नहीं समझा था। शादी की रस्में शुरू हुई, फेरे हुए, मांग भरी गई, मंगलसूत्र पहनाया गया। शादी के बाद स्टेज पर सारे परिवार वाले जमा थे। बड़ी मालकिन ने माँ का हाथ पकड़ा और आसपास मेहमान आशीर्वाद दे रहे थे। मैंने सिद्धार्थ से धीरे से पूछा, पापा आए कैसे? सिद्धार्थ ने मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ा। मैंने बुलाया था, तुम्हारा दिन है, तुम्हारी कहानी का हर किरदार यहाँ मौजूद होना चाहिए। कुछ कहना मुमकिन नहीं रहा था। सिद्धार्थ ने सबके सामने मुस्कुराकर बोलना शुरू किया, मैं जानता हूँ आज इस शादी के समारोह में सबने बहुत कुछ देखा, सुना और शायद सोचा भी, लेकिन एक बात कहना जरूरी है। उनके लिए जो समझते हैं कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे में होती है। हॉल में खामोशी छा गई। सबकी नजरें सिद्धार्थ और मुझ पर थी। वो आगे बढ़ा और अपने बाजू से मुझे करीब किया। ये मेरी पत्नी है गुड़िया,
जब मैंने इसे पहली बार देखा तो ये खामोशी में लिपटी हुई लड़की थी। कुछ नहीं बोलती थी, बस नजरों से सवाल करती थी। मैंने उसके चेहरे से नहीं, उसके दिल से मोहब्बत की है। फिर उसने सामने वाले सोफे की तरफ देखा जहां मेरे पिता बैठे थे। आज यहाँ एक इंसान मौजूद है जिन्होंने इस लड़की को उस वक्त छोड़ा जब उसे सबसे ज्यादा अपने बाप की जरूरत थी। उन्होंने उसके रंग को देखा, दिल को नहीं। उसकी माँ की इज्जत को ठुकराया, उसके वजूद से मुंह मोड़ा। मेरे बाप का चेहरा लाल हो गया, नजरें झुक गईं। लेकिन मैं चाहता था कि वो देखे कि जो बेटी उन्होंने नजरअंदाज की वो आज इतनी बुलंद हो चुकी है कि उसका नाम इज्जत से लिया जा रहा है। मैं चाहता था वो देखें, क्योंकि ये बदले की नहीं बल्कि खुशी मनाने की रात है। सिद्धार्थ चुप हुआ। हॉल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें मेरे पिता पर थीं। उन्होंने धीरे से कुर्सी उठाई और मेरे पास आए। मैं थोड़ा पीछे हट गई, जैसे जगह दे रही थी। मैं चुप रही। सिद्धार्थ एक कदम पीछे गया। मेरे बाप ने नजरें उठाकर कहा, गुड़िया, मैं शायद कोई जवाब नहीं दे सकता। उस वक्त अंधा था, दिल बंद था और दिमाग कमजोर। जो कुछ मैंने किया उसका कोई पक्ष अब नहीं है। लेकिन आज देखकर एहसास हुआ कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को पहचान ही नहीं पाया। मैं चुपचाप सुन रही थी। पिता ने माँ की तरफ देखकर कहा, जमुना, तुमने जो किया वो शायद मैं सारी जिंदगी ना कर पाता। तुमने अकेले बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाया, उसका हौसला बनाए रखा और आज वो इस काबिल खड़ी है कि मैं शर्मिंदा हूँ। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजर हटाई। फिर वो मेरी तरफ मुड़े। बेटी, क्या तुम अपने पिता को माफ कर सकती हो? क्या मुझे ये अधिकार दे सकती हो कि मैं अब तुम्हारी जिंदगी में एक साया बन सकूं? शायद अभी भी देर ना हुई हो। मैं कुछ देर चुप रही। सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, फैसला तुम्हारा है गुड़िया। मैंने सिर उठाकर पापा को देखा। उनके चेहरे पर वो गुरूर नहीं था जो बरसों पहले था। आज वहां पश्चाताप भरा एक चेहरा खड़ा था। वो इंसान जो हमेशा बुलंद आवाज में बोलता था, आज धीरे से बात कर रहा था। मैंने कहा, मैंने आपको तब माफ कर दिया था जब आपने छोड़ा था, क्योंकि मेरी माँ ने कभी मेरे दिल को नफरत से भरने नहीं दिया। मेरे शब्दों के साथ ही माँ की आंखों में आंसू आ गए और पापा ने अपने आंसू छुपाने के लिए मुंह फेर लिया। बहुत कुछ साबित कर गई ये रात। खून का रिश्ता वही बेहतर होता है जो वक्त के साथ निखरता है। आज हमें खुशी है कि हमारी बहू ने सिर्फ घर में नहीं, दिलों में जगह बनाई। बुआ अजीब नजरों से देख रही थी और उनकी बेटी बार बार होंठ काट रही थी, जैसे सब कुछ उसके अंदाज से बाहर हो रहा हो। कुछ मेहमान आपस में बातें कर रहे थे। यही वो लड़की है ना जिसे सब काली कहते थे? शादी का समारोह खत्म होने लगा। पापा ने माँ से कहा, जमुना, अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारे साथ वापस रहना चाहता हूँ। अब अकेला हो चुका हूँ। जिसके लिए सब कुछ छोड़ा वो भी छोड़ गई। माँ ने कोई वादा नहीं किया, बस इतना बोली, जब वफादारी निभानी चाहिए थी तब वफा मिली नहीं। इसलिए अब मैं कोई और नई उम्मीद नहीं पालना चाहती और जिंदगी की जो नई शुरुआत की थी उसे ऐसे ही रखना चाहती हूँ। शादी के बाद सिद्धार्थ के साथ जिंदगी बहुत अच्छी डगर पर चल निकली। वो लड़की जिसके वजूद पर तानों की धूल जमी थी अब खुद को आईने में देखकर मुस्कुरा सकती थी। कोई जादू नहीं था, बस इज्जत और मोहब्बत का वो रंग था जो हर जख्म को धुंधला कर देता है। शादी के कुछ दिन बाद जब हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए तो हर कमरे में मेरे लिए एक नई हरियाली थी। सिद्धार्थ ने मेरे लिए एक छोटा सा कमरा अलग तैयार कराया था जहाँ सिर्फ किताबें और सुकून था। कहने लगा, ये तुम्हारी सोच की जगह है जहाँ तुम बिना किसी रोक टोक के वो बन सकती हो जो तुम हो। मैंने पूछा, तुम्हें कभी शक नहीं हुआ मेरे बारे में, मेरे अतीत के बारे में? सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, मुझे सिर्फ एक सच दिखाई दिया था, तुम्हारी आंखों का सच। बाकी सब फालतू था। मैंने खुद को बदलते देखा। जो गुड़िया हर वक्त नजर से बचती फिरती थी अब मेहमानों से मुस्कुराकर मिलती, उनकी बातों में हिस्सा लेती। एक रोज मैंने सिद्धार्थ से कहा, लोगों का व्यवहार बदल गया है। वो लोग जो कभी मुझे नाम से बुलाते थे अब इज्जत से मेरा नाम लेते हैं। उसने हंसते हुए कहा, जब तुम खुद को नहीं पहचानती थी तब तक दुनिया भी अंधी थी। अब तुम्हारी रोशनी में दूसरों को दिखाया कि खूबसूरती कहाँ होती है। बुआ और उनकी बेटियां शादी के कुछ दिन बाद घर आईं, चेहरे पर वही जलन वाली मुस्कुराहट। बुआ ने ताने भरे अंदाज में कहा, अब बहुत बदलाव आ गया है, लगता है किस्मत सच में जाग गई है। मैंने नरम लहजे में जवाब दिया, किस्मत कभी नहीं सोई, बस नजरअंदाज होती है। जब वक्त आता है सब साफ दिखाई देता है। बुआ की बेटी जो मेरी रंगत पर बरसों बातें करती रही, उसने कहा, ये सब तो सपने जैसा लगता है। मैंने कहा, कभी कभी सपने भी हकीकत से ज्यादा सच्चे होते हैं। मैंने माँ को भी शहर बुला लिया।
वो हमारे साथ ही रहने लगी। वही माँ जो बरसों सिलाई मशीन के साथ बैठी रहती थी, अब सुबह की चाय के साथ बगीचे में बैठकर अखबार पढ़ती थी। मैंने सिद्धार्थ से कहा, ये उनकी जिंदगी का वो हिस्सा है जो उन्होंने मेरे लिए कुर्बान किया। अब उनका वक्त है जीने का। उसने सिर हिलाया और कहा, तुमने उन्हें वापस लौटा दिया। तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी इज्जत हो। कुछ साल गुजर गए, जिंदगी ने कई रंग दिखाए और सबसे खूबसूरत रंग मेरे 2 बच्चों की शक्ल में मेरे सामने था, एक बेटा और एक बेटी। दोनों मुझ पर गए, काला रंग, संजीदा आंखें और नरम स्वभाव। सिद्धार्थ अक्सर बच्चों को देखकर कहता, ये मेरी प्रार्थनाओं का जवाब है और तुम मेरी मोहब्बत का चेहरा हो। एक दिन जब हम सब लॉन में बैठे थे, बेटी ने आकर पूछा, माँ, क्या बचपन में भी आप इतनी ही प्यारी थी जितनी कि मैं हूँ? मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं प्यारी थी, लेकिन दुनिया को तब नजर नहीं आती थी। सिद्धार्थ बोले, तुम तब भी दुनिया की सबसे हसीन लड़की थी, बस दुनिया को देखने की आदत नहीं थी। बेटे ने पूछा, पापा, अगर हम आप पर नहीं गए तो क्या आपको बुरा नहीं लगता? उसने ठहाका लगाया, मुझे फक्र है कि तुम मुझ पर नहीं गए। तुम पर वो रंग है जो मोहब्बत से रोशन होता है। मैंने माँ को देखा जो कोने में बैठी दोनों बच्चों को आशीर्वाद दे रही थी। उनकी आंखों में सुकून था, जैसे बरसों की थकान आज उतर आई हो। मैं उनके पास गई और हाथ थाम कर कहा, माँ, जो कुछ आज मेरे पास है वो आपके सब्र का नतीजा है। अगर आपने मुझे हारने दिया होता तो आज ये सब ना होता। माँ ने कहा, अगर तुम हार जाती तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाती। तुम मेरी जीत हो गुड़िया। रात को खाने के बाद सिद्धार्थ मुझे बाहर लॉन्ग ड्राइव पर लेकर गया। बाहर की हसीन हवा अब जैसे जिंदगी में भी खुशियां घोल रही थी। दिल ने कहा कि अब तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल, खूबसूरत और सुरक्षित हो गई है। ये वो मुकाम है जहां पहुंचकर हम जख्म की कीमत समझ जाते हैं। और मैं जानती थी कि प्रार्थना, सब्र और सच्चाई कभी भी बेकार नहीं जाती। सिद्धार्थ के कंधे से टेक लगाकर मैंने आंखें बंद की और पहली बार दिल से भगवान को धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।